राजकीय कमला मोदी महिला महाविद्यालय के बीए पाठ तृतीय के विद्यार्थियों का आज की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर अजीत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। देखिए, कार्ल मार्क्स का जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो उनके विचारों का केंद्रीय विचार है, यानी उनके विचारों की धुरी है। यह सिद्धांत इतिहास, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन की सभी आदर्शवादी व्याख्याओं को जो है नकारता है, उनको खारिज करता है। मानव शास्त्रीय दर्शन पर आधारित यह सिद्धांत इतिहास की जो व्याख्या है, मानव द्वारा सामाजिक विश्व के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए किए गए आर्थिक प्रयासों और मूलभूत आर्थिक विभिन्नताओं के कारण उत्पन्न वर्ग संघर्ष के रूप में करता है। कार्ल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत सिद्धांतों में ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत एक प्रमुख सिद्धांत है। इससे संपूर्ण विश्व के इतिहास में एक क्रांति का सूत्रपात हुआ, क्रांति की शुरुआत हुई। यह मानव इतिहास की जो गतिविधियां हैं उनको नियंत्रित करता है। इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ने हीगल द्वारा प्रस्तुत इतिहास की आदर्शात्मक व्याख्या के स्थान पर अपनी भौतिकवादी व्याख्या स्थापित की है। यानी वो आदर्शात्मक व्याख्या नहीं करते, भौतिकवादी व्याख्या करते हैं। ऐतिहासिक भौतिकवाद की बुनियादी बातों को मार्क्स ने अपनी कृति जर्मन आइडियोलॉजी यानी जर्मन विचारधारा में प्रस्तुत किया है। मार्क्स को यह मूलभूत ऐतिहासिक नियम भौतिक मूल्यों के उत्पादन में समाज के भौतिक जीवन की परिस्थितियों से प्राप्त हुआ था। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में बताया कि सामाजिक आर्थिक संरचना में होने वाले परिवर्तन कुछ निश्चित वस्तुनिष्ठ नियमों के अंतर्गत आते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक प्रकार की सामाजिक आर्थिक संरचना जन्म ले लेती है। ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास की उस दिशा की व्याख्या करता है जो सभी निर्णायक ऐतिहासिक घटनाओं को चलाने वाली महत्वपूर्ण शक्ति है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के संबंध में एंगल्स ने लिखा है कि मार्क्स पहले ऐसे विचारक थे जिन्होंने ऐतिहासिक भौतिकवाद की अवधारणा को सोशल साइंसेज में रखा है। ऐतिहासिक भौतिकवाद के अतिरिक्त मार्क्स का दूसरा बड़ा योगदान अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी है। मार्क्स अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद के सिद्धांत को दार्शनिक विवेचना के आधार पर निरूपित किया है। मार्क्स ने जो पूंजीवाद की नृशंस कार्रवाई को नज़दीक से देखा था, पूंजीवाद की क्रूरता को, इसलिए उन्होंने लिखा कि दार्शनिकों ने विभिन्न विधियों से विश्व की केवल व्याख्या की है, लेकिन प्रश्न व्याख्या का नहीं है, उसको बदलने का है कि उसको बदला कैसे जाए। मार्क्स एवं हीगल के दर्शन के संबंध में सेबाइन ने राजनीतिक दर्शन का इतिहास में लिखा है कि दोनों व्यक्ति इतिहास के प्रवाह को तर्कसंगत ढंग से आवश्यक मानते थे। उनका विचार था कि यह प्रवाह एक निश्चित योजना के अनुसार संचालित होता है और एक निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़ता है। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद के सार तत्व कहे जा सकते हैं: जीवित एवं जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक वस्तुओं या मूल्यों के उत्पादन एवं पुनः उत्पादन पर ऐतिहासिक विकास डिपेंड करता है। मानव अस्तित्व के लिए सर्वप्रथम उसका जिंदा रहना जरूरी है। इसके लिए उसकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, भोजन, वस्त्र और मकान, वो सर्वप्रथम जरूरी हैं। मनुष्य को पहले भोजन, वस्त्र, आवास चाहिए, उसके बाद ही वह धर्म, कला, आदर्श एवं राजनीति के संबंध में सोचता है। और इस संबंध में मार्क्स एवं एंजल्स ने द जर्मन आइडियोलॉजी जो उनकी पुस्तक है उसमें लिखते भी हैं कि सर्वप्रथम ऐतिहासिक कार्य उन साधनों का उत्पादन है जिससे कि भोजन, वस्त्र और आवास आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। अर्थात स्वयं भौतिक जीवन का उत्पादन ही सर्वप्रथम ऐतिहासिक कार्य है। वास्तव में यही एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य है जो कि हजारों वर्षों पहले की भांति आज भी मानव जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है, अर्थात समस्त इतिहास की एक बुनियादी शर्त है। नेक्स्ट जो है, उत्पादन प्रणाली ही समाज के संगठन और उसकी विभिन्न संस्थाओं अर्थात ऐतिहासिक घटनाओं को निर्धारित करती है।
नेक्स्ट बात है कि इतिहास में सभी प्रमुख परिवर्तन उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन के कारण ही होते हैं। इतिहास का जो विचार है आत्मा या आदर्श पर आधारित नहीं होता, बल्कि उसका वास्तविक आधार समाज का आर्थिक जीवन, उत्पादन शक्ति और उत्पादन संबंध होते हैं। भौतिक मूल्यों के उत्पादन क्रिया में सबसे आधारभूत, सबसे अधिक आवश्यक एवं सबसे अधिक सामान्य ऐतिहासिक घटना है। इतिहास का निर्माण असंख्य साधारण व्यक्तियों के द्वारा होता है। अब विभिन्न युगों की जो है, विभिन्न अवस्थाओं की उसने भौतिकवादी व्याख्या की है। मार्क्स के अनुसार उत्पादन प्रणाली के प्रत्येक परिवर्तन के साथ लोगों के आर्थिक संबंध एवं सामाजिक व्यवस्था आदि में भी बदलाव हो जाता है। उन्होंने इस दृष्टिकोण से मानव इतिहास को 5 युगों में विभाजित किया है। ये 5 युग हैं: आदिम साम्यवादी युग, दासता का युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग एवं समाजवादी युग। इनमें से 3 युग समाप्त हो चुके हैं, चौथा युग चल रहा है, 5वां भी शेष है। अब एक एक कर को देखते हैं। जैसे आदिम साम्यवादी जो युग है, ये इतिहास का प्रारंभिक युग था। इस युग में उत्पादन के साधन किसी व्यक्ति विशेष के नहीं होते थे, बल्कि पूरे समुदाय के होते थे। उत्पादन और वितरण जो है वो साम्यवादी ढंग से होता था। पहले पहल पत्थर के औजार और बाद में तीर धनुष से लोग कंदमूल फल इकट्ठा करते तथा पशुओं का शिकार करते थे। जंगलों से फल इकट्ठा करने, पशुओं का शिकार करने, मछली मारने, रहने के लिए किसी न किसी प्रकार का घर बनाने और ऐसे ही अन्य कार्यों में सब लोग मिलजुल कर काम करने को बाध्य होते थे, क्योंकि परिस्थितियां ही कुछ इस प्रकार की थी कि ये सब काम अकेले नहीं किए जा सकते थे। संयुक्त श्रम के कारण ही उत्पादन के साधनों पर तथा उससे मिलने वाली वस्तुओं पर सबका अधिकार होता था। उस समय उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत अधिकार की धारणा का अभाव था, इसलिए वर्ग प्रथा थी ही नहीं किसी प्रकार का शोषण होता था। दूसरी जो युग था वो दासता का युग था। दास अवस्था के अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर दास के मालिकों का अधिकार होता था। साथ ही उत्पादन कार्य को करने वाले श्रमिकों अर्थात दासों पर भी उनका अधिकार था। इन दासों को उनके जो मालिक थे वो पशुओं की भांति बेच सकते थे, खरीद सकते थे या मार सकते थे। इस युग में खेती और पशुपालन का आविष्कार हुआ और धातुओं के औजारों को उपयोग में लाया गया। इस युग में धीरे धीरे जो निजी संपत्ति थी उसकी धारणा भी विकसित हुई और संपत्ति कुछ लोगों के हाथों में इकट्ठा होने लगी और संपत्ति के अधिकारी इस अल्पसंख्यक वर्ग ने बहुसंख्यक को दास बनाकर रखा। नेक्स्ट जो युग था वो सामंतवादी युग है। इस युग में उत्पादन के साधनों पर सामंतों का आविष्कार होता है। ये सामंत उत्पादन के साधनों विशेषतः भूमि के स्वामी होते थे। मालिकाना हक जमीनों का इनके पास होता था, सामंतों के पास। गरीब अर्धदास किसान जो है इन सामंतों के अधीन कार्य करते थे। उत्पादन का कार्य इन्हीं भूमिहीन किसानों से करवाया जाता था। किसान दास न थे पर उन अनेक प्रकार के बंधन थे। इन्हें सामंतों की भूमि की भी जोताई बुआई आदि बेगार के रूप में करनी पड़ती थी और युद्ध के समय उनको सेना में सिपाहियों के रूप में काम भी करना पड़ता था। इन सब के बदले में उन्हें अपने सामंतों से अपने निर्वाह के लिए भूमि मिलती थी। तो इस तरीके से ये युग था। उसके बाद पूंजीवादी युग आता है। इस युग का प्रादुर्भाव मशीनों के आविष्कार तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों के आविष्कार के कारण हुआ। इस युग में उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। उत्पादन कार्य करने वाला दूसरा वर्ग वेतनभोगी होता है या श्रमिक व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होते हैं। इस कारण दासों की भांति उन्हें पूंजीपति लोग बेच या मार नहीं सकते हैं। परंतु चूंकि उत्पादन के साधनों पर श्रमिकों का कुछ भी अधिकार नहीं होता, इस कारण अपने तथा अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भूख से मरने से बचाने के लिए उन्हें अपने श्रम को पूंजीपतियों के हाथों बेचना पड़ता है, जो कि उन्हें नाम मात्र का वेतन देते हैं। पूंजीपतियों के इस प्रकार के उत्तरोत्तर बढ़ने वाले शोषण के कारण श्रमिकों की जो दशा है वो निरंतर जो है दयनीय होती जाएगी और अंत में श्रमिक वर्ग बाध्य होकर के क्रांति करने के लिए विवश होगा और वो पूंजीपतियों को उखाड़ देगा। इस प्रकार जो है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की स्थापना होगी और समाजवादी साम्यवादी युग के आगमन का रास्ता साफ होगा। आधुनिकतम युग की बात करें, ये समाजवादी या साम्यवादी युग, ये युग सर्व रूप में वर्ग विहीन, राज्य विहीन और शोषण विहीन युग होगा। इसमें शोषण नहीं होगा, नहीं वर्ग होंगे और नहीं राज्य होगा। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि ये तभी संभव होगा जब पूंजीपति व्यवस्था को खूनी क्रांति के द्वारा जो श्रमिक वर्ग है वो उखाड़ कर फेंक देगा और शासन की शक्ति पर अपना अधिकार स्थापित कर लेगा।
परंतु श्रमिक वर्ग के हाथों में शक्ति आ जाने से समाजवाद की स्थापना या समाजवादी व्यवस्था संभव नहीं होगी, क्योंकि पूंजीपति वर्ग का संपूर्ण विनाश उस स्तर पर नहीं होगा और उस स्तर के बचे खुचे लोग रहकर रह जाएंगे जो उस नवीन समाजवादी व्यवस्था को उलट देने का प्रयास तो करेंगे। इन लोगों का विनाश धीरे धीरे होगा और इसके लिए आवश्यक तैयारी की आवश्यकता होगी। नए सिरे से समस्त समाज का पुनर्निर्माण करना होगा। यही संक्रमणकालीन युग होगा। इस युग में राज्य का जो प्रमुख कार्य है वो होगा भूमि को व्यक्तिगत स्वामित्व, व्यापार तथा वाणिज्य का नियमन, संपत्ति के उत्तराधिकार का उन्मूलन, कारखानों में बाल श्रम का निषेध और प्रत्येक प्रकार के एकाधिकार और जो विशेषाधिकार हैं उनका खात्मा। सैद्धांतिक पृष्ठभूमि मार्क्स से पूर्व समाज के विकास की व्याख्या हीगल के आदर्शवादी दर्शन के आधार पर की जाती थी। हीगलवादी दर्शन के अनुसार समाज में सबसे पहले वाद आता है। समाज को कुछ वादों के साथ संचालित करते हैं, परंतु कोई भी वाद अपने आप में पूर्ण नहीं होता। वह समाज के विकास को पूर्ण रूप से सही दिशा नहीं दे पाता, जिसके कारण समाज में उसके खिलाफ कुछ प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है, प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और यह प्रतिवाद जब समाज में बड़े पैमाने पर प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है, तो उसका वाद के साथ संघर्ष होता है, जिसके कारण वाद को प्रतिवाद के साथ कुछ समझौते करने पड़ते हैं, जिससे कि एक नई स्थिति उत्पन्न होती है। उसे संवाद कहते हैं। और कालांतर में ये समाज के लिए वाद हो जाता है, परंतु कुछ समय बाद इसकी भी कमियां स्पष्ट होने लगती हैं और ये प्रतिवाद उत्पन्न होता है। इस प्रकार सामाजिक विकास की गति चलती रहती है। यही हीगल का आदर्शात्मक द्वंद्ववाद है। मार्क्स ने जो है देखा कि समाज में द्वंद्वात्मक विकास तो है, परंतु उसका आधार वैचारिक नहीं होकर भौतिकतावादी है। उसने कहा कि एक उत्पादन प्रणाली आती है और जब वह समाज की पूर्वापेक्षी आशाओं पर खरा नहीं उतरती तो उसकी जगह दूसरी उत्पादन प्रणाली जो है वो जन्म ले लेती है और एक नए समाज का निर्माण हो जाता है। और इस तरह समाज का विकास होता रहता है और समाज के विकास एवं परिवर्तन की ये धारा तब तक चलती रहेगी जब तक समाज में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाए। अब हम ऐतिहासिक भौतिकवाद की उनकी कुछ जो मूल मान्यताएं हैं उस पर चलते हैं। हीगलवादी दर्शन की ये मान्यता थी कि समाज अपने आप में संतुलन की अवस्था में होता है, परंतु मार्क्स ने कहा कि समाज में हमेशा संतुलन ही नहीं होता, उसमें असंतुलन और असमानता तथा भेद भी व्याप्त होते हैं, जिसके कारण ही वर्ग संघर्ष होता है। ऐतिहासिक भौतिकतावाद समाज की असमानता के अध्ययन का एक विशेष विज्ञान है, जिसके द्वारा आर्थिक असमानता के साथ साथ हम अधिसंरचनात्मक असमानता की भी स्टडी करते हैं। धन्यवाद।